we are going to discuss the arrangements and the engine location. Arrangements मतलब जो इससे पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो चेसीज होती है उस पर हमारा जो मेंबर है सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर वही हमारा फ्रेम जिसको हम कहते हैं, उसी के ऊपर हम अपने जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स की बात करें तो जैसे हमारा इंजन है, हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, सस्पेंशन है, स्टीयरिंग है, बॉडी है, पैसेंजर कैबिन या और भी जितने भी पैसेंजर कैबिन के अंदर जैसे सीट्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हम लोग फ्रेम के ऊपर माउंट करते हैं और फ्रेम जो है वो चेसिस का पार्ट होता है। तो जब हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंजन पोजीशन, तो लास्टली हम लोगों ने डिस्कस किया था एक थोड़ा सा ब्रीफ जो था कि इंजन को हम कहाँ पर उस फ्रेम पर या उस चेसिस में कहाँ पर हम माउंट कर सकते हैं। सो उस अरेंजमेंट के हिसाब से क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, वो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में, हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो अरेंजमेंट्स का मतलब है कि जो भी ऑक्सिलरी पार्ट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो कि एक पोजीशन जैसे हमारे इंजन की पोजीशन चेंज होती है उस पर्टिकुलर फ्रेम पर, कैसे हम कौन कौन से अरेंजमेंट्स को हमें एम्प्लॉय करना पड़ता है, कौन कौन से अरेंजमेंट्स को हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। सो उसी के बारे में हम ये आज डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो माउंटिंग है, इंजन की माउंटिंग और पावर का ट्रांसमिशन। सो जब हम माउंटिंग की बात कर रहे हैं तो फ्रंट माउंटेड, फ्रंट व्हील ड्राइव मीन्स जो इंजन है वो फ्रंट पे ही माउंटेड है और पावर भी हम फ्रंट में ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब जब दो एक्सेल्स की हम बात करते हैं, डबल एक्सेल व्हीकल की, मतलब जो हमारा फ्रंट एक्सेल है और रियर एक्सेल है, तो जैसा कि डिपेंड करता है हमारे लोड के ऊपर, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन मतलब जिस पर्पस के लिए हम उस व्हीकल को डिज़ाइन कर रहे हैं। सो फ्रंट व्हील और रियर व्हील पर किस पर हमें पावर को ट्रांसमिट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब भी हम पावर ट्रांसमिट करने की बात करते हैं तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट देखना होता है कि ट्रैक्शन किस पर हमें ज़्यादा चाहिए। सपोज कि हम फ्रंट एक्सेल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा मेन फोकस जो है वो स्टीयरिंग पर है, हैंडलिंग पर है, इसलिए हमें ट्रैक्शन जो है फ्रंट व्हील पर चाहिए। तो जब भी हम किसी व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर्टिकुलर वेट को या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर होने वाले इस्तेमाल होने वाले वेट को ध्यान में रखते हुए हम पावर को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, तो हमारा फ्रंट एक्सेल अगर हम इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो फ्रंट एक्सेल अगर हमारा है तो वो हमारा लाइव एक्सेल होगा। लाइव एक्सेल मतलब जिस पर हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, और रियर एक्सेल जो होगा वो हमारा डेड एक्सेल होगा, उस पर हम पावर ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जितने भी आजकल जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स हैं, ज़्यादातर व्हीकल्स जो है वो इसी कॉम्बिनेशन के साथ डिज़ाइन किए जाते हैं। मतलब इंजन फ्रंट में है और पावर भी हम आगे ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। फिर है फ्रंट माउंटेड रियर व्हील ड्राइव। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंदर, इस वाले कॉम्बिनेशन में इंजन जो है वो फ्रंट में माउंटेड है और पावर जो है वो हम रियर में ट्रांसमिट कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ अरेंजमेंट हमें करने पड़ेंगे जिससे कि जो पावर फ्रंट में इंजन से डेवलप हो रही है, जो इंजन पावर बना रहा है, उसको हम रियर पर ट्रांसफ़र कर पाएँ। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम मोटा मोटा कहें तो हमें एक प्रोपेलर शाफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रोपेलर शाफ्ट जब भी हम प्रोपेलर शाफ्ट यूज़ करते हैं तो हम और भी बहुत सारे अटैचमेंट्स हम यूज़ करते हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट इज रियर माउंटेड फ्रंट व्हील ड्राइव। वैसे तो ये कॉम्बिनेशन है लेकिन इसको हम इस्तेमाल नहीं करते आजकल। इसको इस्तेमाल ना करने का रीज़न ये है कि जब भी हम रियर माउंटेड और फ्रंट व्हील ड्राइव यूज़ करेंगे, इसका मतलब क्या है, इंजन पीछे लगा हुआ है और
पावर जो है वो हम आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जब भी हम एक्सेलरेट करेंगे मतलब हमने रेस दिया व्हीकल को, तो हमारा व्हीकल जो है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक पहुंचेगा। उस कंडीशन में हमारा वेट जो है वो आगे से पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब आगे वाले एक्सेल से पीछे वाले एक्सेल की तरफ शिफ्ट होगा। या फिर जब हम ब्रेक लगाएंगे तो पीछे वाले एक्सेल से आगे वाले एक्सेल पर शिफ्ट होगा। ठीक है, दोनों कंडीशन है। तो उस कंडीशन में जब भी हम एक्सेलरेट करेंगे, तो एक्सेलरेट करने का मतलब ये है कि हमारे व्हीकल की स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ते वक्त हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसकी हैंडलिंग होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया है तो फ्रंट एक्सेल पर जो वेट शिफ्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, शिफ्ट क्योंकि पीछे की तरफ हो रहा होगा। उसमें हमें ये दिक्कत होगी कि हमारी हैंडलिंग जो है वो ख़राब हो सकती है, मतलब हैंडलिंग कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम ये वाला जो है जनरली हम इस्तेमाल नहीं करते। फिर नेक्स्ट इज रियर माउंटेड रियर व्हील ड्राइव। इंजन भी पीछे लगा हुआ है और ट्रांसमिशन भी हम जो पावर का है वो पीछे ही कर रहे हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है ये हम जनरली हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के साथ हम यूज़ करते हैं। हैवी ड्यूटी व्हीकल्स ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जो रियर माउंटेड है, रियर माउंटिंग अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। रियर माउंटिंग में हमारे पास जो है इंजन पीछे है, पावर हम आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सॉरी पीछे ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो उस कंडीशन में सिर्फ हमें आगे जो है स्टीयरिंग अरेंजमेंट देना है और व्हील्स पर जो आगे वाले व्हील्स पर लोड आएगा वो कंपनसेट होगा उस लगेज की वजह से। अब वो लगेज जो है वो हमारा पैसेंजर्स भी हो सकते हैं और गुड्स भी हो सकता है, जो भी लोड है, लगेज ना कह के उसको हम लोड कहेंगे। सो लोड की वजह से जो भी वेट का वेरिएशन है फ्रंट व्हील और रियर व्हील में वो हमारा कंपनसेट होगा किसकी वजह से? लोड की वजह से। तो वो लोड जो है वो हमारे पैसेंजर्स का भी हो सकता है और या फिर हमारे गुड्स का भी हो सकता है। तो जनरली हम ये वाला कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारी लो फ्लोर बसेज होती हैं। ठीक, उसके बाद फ्रंट माउंटेड ऑल व्हील ड्राइव एंड रियर माउंटेड ऑल व्हील ड्राइव। अब इसमें एक ऑल व्हील ड्राइव के साथ हमारे पास जो है वो एक अरेंजमेंट होता है कि हम चारों व्हील्स पर पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, चारों व्हील्स पर ट्रांसमिट करने का पावर ट्रांसमिट करने का फ़ायदा ये है कि हम मैक्सिमम पावर जो हम इंजन से डिलीवर कर रहे हैं उसको हम ट्रांसमिशन के थ्रू हमारे व्हील्स तक या हमारे एक्सेल्स तक पहुंचा पाते हैं। तो एक हमारा एडवांटेज ये बढ़ जाता है कि अगर मान लीजिए किसी भी एक अनइवन सरफेस पे, अनइवन सरफेस मतलब ऊबड़ खाबड़ जगह पे जहाँ पे हमें प्रॉपर ग्रिप नहीं, प्रॉपर सरफेस नहीं होता है, कहीं पर नीचे है कहीं पर ऊंचा है, तो उस कंडीशन में हमारे इंडिविजुअल एक्सेल्स पर और इंडिविजुअल व्हील्स पर वेट जो है वो चेंज होता है। अब अगर मान लीजिए वेट चेंज हो रहा है तो ग्रिप भी चेंज होगी, ग्रिप चेंज होगी तो जो हमारा पावर डिलीवर हो रहा है, सपोज कि अगर फ्रंट पे ग्रिप कम है और पीछे ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में जो अनस्टेबल कंडीशन है वो हमारी आने लगती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी पावर वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा पावर को हम इस्तेमाल कर सकें और उसकी वजह से हमें जो ग्रिप मिलनी है ज़्यादा स्टेबल ग्रिप होगा। तो इस वजह से हम ये वाला कॉम्बिनेशन ऑल व्हील ड्राइव वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों ही जो है ये ऑफ रोडिंग व्हीकल्स, मतलब ऑफ रोड व्हीकल्स मतलब जो रोड के अलावा, जैसे मिलिट्री व्हीकल्स जो होते हैं वो हमारे ऑल व्हील ड्राइव्स होते हैं। ठीक है, फिर जो स्पोर्ट्स व्हीकल ऑफ रोड स्पोर्ट्स हैं, जैसे रैलीज वगैरह होती हैं, तो उनमें जो हम यूज़ करते हैं वो ऑल व्हील ड्राइव यूज़ करते हैं। ठीक, कुछ जो है मॉडिफिकेशन हम इनमें करना पड़ता है। तो चलिए इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो जैसा आप देख रहे हैं ये जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है ये हमारा फोर व्हील ड्राइव, सॉरी है ये हमारा फ्रंट व्हील ड्राइव फ्रंट माउंटेड इंजन है। अब जब हम इंजन के अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के इंजन को अलाइन करने का तरीका होता है। एक होता है ट्रांसवर्स वे और दूसरा होता है लॉन्जिट्यूडनल। दोनों में डिफरेंस क्या है?
सपोज कि ये मेरा मल्टी सिलेंडर इंजन है, ठीक है। मल्टी सिलेंडर इंजन मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा सिलेंडर हैं उस पर्टिकुलर इंजन में। तो जब हम इंजन के क्रैंक शाफ्ट को इस तरह से, क्योंकि अब यहाँ पे एक सिलेंडर यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सिलेंडर होंगे। तो जब हमारा क्रैंक शाफ्ट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, कौन से, इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारा लॉन्जिट्यूडनल टाइप, ठीक है। और जब हमारा इंजन इस डायरेक्शन में होगा, सपोज यहाँ पे एक सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर यहाँ पे, तीसरा सिलेंडर यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स टाइप, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है वो कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए इंजन में मल्टी सिलेंडर है और इस तरह से अरेंजमेंट है और हमारी क्रैंकशाफ्ट ऐसे लगी हुई है, ठीक है। सो रोटेशन कैसे होगा? सपोज कि हमारे इंजन यहाँ ऐसे इस तरह से सिलेंडर्स लगे हुए हैं, तो हमारा क्रैंकशाफ्ट इस तरह से रोटेट करेगा। सो दिस इज ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स टाइप। ये हमारा फ्रंट साइड है, ये रियर साइड है। तो अभी हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो जब ये वाला अरेंजमेंट होगा, अभी इसको डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें फिर जो एफिशिएंसी है वो देखनी है कि हमें कितना स्पेस मिलता है इंजन कैबिन में। तो जब हमारे पास ये वाला अरेंजमेंट होता है तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसवर्स। और अगर मान लीजिए इसके 90 डिग्री पर हम इंजन को अलाइन करते हैं इस डायरेक्शन में, और क्रैंक शाफ्ट हमारी ये है, तो जैसे क्रैंक शाफ्ट इस तरह से लगी होगी और यहाँ पर हमारे पिस्टन्स होंगे, ठीक है, और क्रैंक जो है वो इस तरह से रोटेट कर रही होगी इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल टाइप, ठीक है। अब जब हम फ्रंट व्हील ड्राइव यूज़ करते हैं तो जनरली हम ये देखते हैं कि पैसेंजर कैबिन्स में इंजन के साथ काफ़ी सारे पैसेंजर व्हीकल्स में इंजन के साथ काफ़ी सारे ऑक्सिलरी पार्ट्स जैसे क्रैंकिंग मोटर, ऑल्टरनेटर, ठीक है, रेडिएटर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स, तो वो सारे हमारे इंजन पर लगे होते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि हम उस पर्टिकुलर स्पेस को कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने लॉन्जिट्यूडनल रख दिया तो ये एक पार्टीशन का काम करता है इंजन कैबिन में। इंजन कैबिन मतलब जहाँ पर इंजन रखा हुआ है सपोज, ठीक है। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये पार्टीशन का काम करेगा तो इधर हमारे पास स्पेस बच गया, इधर हमारे पास स्पेस बच गया, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा जब इस तरह की अरेंजमेंट होती है तो कूलिंग करने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। क्या होता है? क्योंकि जो ज़्यादातर एरिया जो होता है वो हमारा सब्जेक्टेड नहीं होता है एयर के सामने, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेडिएटर लगा होता है, ठीक है। सो कूलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको ट्रांसवर्स रखते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा स्पेस हमें इस इंजन कैबिन के अंदर मिल सके, ठीक है। सो उसके बाद क्या होगा कि द मेजॉरिटी ऑफ द लाइट व्हीकल्स आर हैव इंजन ऑन द फ्रंट व्हील एंड ड्रिवन पावर ऑन द फ्रंट व्हील इटसेल्फ, द फ्रंट व्हील। सो अ ट्रांसमिशन कहना चाह रहा है इन द अरेंजमेंट द इंजन एंड द ट्रांसमिशन यूनिट्स आर प्लेस्ड ट्रांसवर्सली जिसके जैसे अभी हमने डिस्कस किया एट द फ्रंट साइड, ठीक है। एंड दे आर राइट एंगल टू द मेन एक्सिस ऑफ द व्हीकल। मेन एक्सिस ऑफ द व्हीकल्स मतलब ये वाला जो एक्सिस है, ये एक्सिस हमारा मेन एक्सिस है, ठीक है। ये एक्सिस इसके 90 डिग्री पर है ये, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि इस वाले अरेंजमेंट में हमारा जो इंजन का एक्सिस है या जो क्रैंक शाफ्ट का एक्सिस है वो 90 डिग्री पर होता है व्हीकल के मेन एक्सिस पे, ठीक है। इस तरह के अरेंजमेंट में हमें क्या नहीं चाहिए होता है? प्रोपेलर शाफ्ट नहीं चाहिए होती है। नो प्रोपेलर शाफ्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड डिफरेंशियल्स आर इंक्लूडेड इन द सेम असेंबली। जो ट्रांसमिशंस होता है उसी में ही हमारा डिफरेंशियल भी लगा होता है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ जैसे क्या क्या फ़ायदे हैं कि हमें ऑप्टिमम बॉडी लगेज स्पेस एंड अ फ्लैट फ्रंट लाइन मिलता है। फ्लैट फ्रंट लाइन मतलब हमारा जो एक्सेल है और जो हमारा
स्टेयरिंग है वो सारे सबका एक्सिस सेम होता है, तो फ्लैट लाइन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेट का इवन है। तो इस तरह का अरेंजमेंट हमारा कहलाता है फ्रंट माउंटेड फ्रंट व्हील ड्राइव, ठीक है। द नेक्स्ट ये एक पिक्टोरियल व्यू है जो हमने पहले देखा, उसका थोड़ा एक ग्राफिकल। तो ये जो है ये हमारा मेन एक्सिस है व्हीकल का, और इंजन लगा हुआ है इसके 90 डिग्री पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स अरेंजमेंट। ठीक है, उसके साथ हमारी ड्राइव शाफ्ट, ये हमारी ड्राइव शाफ्ट है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन के अंदर ही हमारा जो है डिफरेंशियल लगा होगा, ठीक है। टॉर्क कन्वर्टर जो है, टॉर्क कन्वर्टर हम लोगों ने पहले पढ़ा था, टॉर्क कन्वर्टर ये हमारा एक तरह का फ्लूइड कपलिंग है। फ्लूइड कपलिंग जो क्या कर रहा है कि हमारी जो इंजन से टॉर्क आ रहा है उसको कन्वर्ट कर रहा है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देन ये हमारा डिफरेंशियल, ठीक है, पावर ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसफर अरेंजमेंट ऑफ, जो हमने पहले पढ़ा, जो हमने इससे पहले वाले फिगर में देखा था, वो हमारा एक सिंपल डायग्राम था, ये जो है थोड़ा सा एक पिक्चोरियल डायग्राम है, नथिंग एल्स। देन फ्रंट माउंटेड रियर व्हील ड्राइव, तो जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर हमने इंजन को लॉन्जिट्यूडनली अलाइन किया है, लॉन्जिट्यूडनल देख रहे हैं, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, तो इस तरह से हमारा इंजन जो है वो लॉन्जिट्यूडनली अरेंज्ड है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो मेन एक्सिस है व्हीकल का, उसके पैरेलल है हमारा इस इंजन का एक्सिस भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉन्जिट्यूडनल इंजन अलाइनमेंट, ठीक। उसके बाद लॉन्जिट्यूडनल हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्लच आएगा, जो हमारे इंजन को और ट्रांसमिशन को, मतलब गियर बॉक्स को इंगेज और डिसएंगेज करने का काम आ रहा है, वो हमारा क्लच। इसको हम सेपरेटली एक पूरे डिफरेंट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक। ये हमारा गियर बॉक्स, पर्टिकुलर गियर बॉक्स मतलब जिस गियर बॉक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ गियर कॉम्बिनेशन होते हैं अलग अलग टॉर्क और आरपीएम के लिए, स्पीड के लिए, तो वो हमारा गियर बॉक्स कहलाता है। गियर बॉक्स से जो पावर ट्रांसमिट होगी वो हमारी प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू होगी, ठीक है, क्योंकि हमें पीछे पहुंचाना है, तो एक डिस्टेंस पे पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम प्रोपेलर शाफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल लगा हुआ है, डिफरेंशियल हम डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी हम करेंगे इसको आगे डिटेल में, ठीक है, डिफरेंशियल कैसे काम करता है। सो ये इस केस में हमारा जो लाइव एक्सेल है वो ये वाला एक्सेल हो जाएगा, और ये जो है ये हमारा डेड एक्सेल कहलाएगा। डेड एक्सेल मतलब ऐसा नहीं है कि रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन बस इसमें इतना डिफरेंस है कि इस पर हम पावर ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो यही वही अरेंजमेंट है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हमारा इंजन है, ये हमारा इंजन है। अभी ये लॉन्जिट्यूडनल अलाइन है क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, या ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है, तो यहाँ पर 1 पिस्टन, 2 पिस्टन, 3 पिस्टन, 4 पिस्टन, तो इस तरह से हमारे पास 4 पिस्टन का अरेंजमेंट है, ठीक है। और ये लॉन्जिट्यूडनल अलाइन है, ठीक। यहाँ पे हमारा क्लच है, ये गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन, ये हमारी प्रोपेलर शाफ्ट है, इस पर हमने 2 यूनिवर्सल जॉइंट्स लगाए हुए हैं और एक स्लिप जॉइंट भी है, ठीक है, जनरली होता है। ये हमारा डिफरेंशियल है और ये हमारा रियर एक्सेल है, ठीक है, ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं। और ये जो है ये हमारे इसकी हाउसिंग है। हाउसिंग मतलब जिसके अंदर हमने शाफ्ट को, हमारे एक्सेल को माउंट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ बियरिंग, ठीक है। तो ये रोटेट नहीं करेगा, ये अंदर इसके ये एक्सेल जो है वो रोटेट करेगा, और ये हमारे व्हील्स हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया आपको, इस तरह का जो अरेंजमेंट है, ये एक बार कॉन्सेप्ट मॉडल काफ़ी टाइम पहले जब इन्वेंशंस चल रहे थे ड्राइव्स का, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, तो उस केस में
एक कॉम्बिनेशन आया था समझ निकल के, लेकिन हमने इसको यूज़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो इंजन कॉन्सेप्ट्स में, फ्यू कॉन्सेप्ट्स में हमने इसको यूज़ किया, ठीक है, फ्यू कॉन्सेप्ट्स में हमने इसको यूज़ किया, लेकिन हम इसको कमर्शलाइज नहीं कर पाए और ये सिर्फ प्रोटोटाइप रह गया, क्योंकि मोर ट्रैक्शन ऑन द ड्राइव व्हील एज गेट मोस्ट पावर ट्रांसमिशन आउट ऑफ द सिस्टम। सपोज कि जब हम इसको इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर मान लीजिए हमने रियर में इंजन को माउंट किया और पावर हम फ्रंट में ट्रांसफर करेंगे, तो जब भी हम एक्सीलरेट करेंगे तो हमारा वेट जो है वो रियर की तरफ शिफ्ट होगा। रियर की तरफ शिफ्ट होने की वजह से आगे वाले एक्सेल पर वेट रिड्यूस हो जाएगा। वेट जब रिड्यूस हो जाएगा तो हम उसको अच्छे से ग्रिप नहीं मिल पाएगी, जिसको हम ट्रैक्शन बोल रहे हैं, अच्छे से ट्रैक्शन नहीं मिल पाएगी और उस कंडीशन में हमें जो है हैंडलिंग हमारी खराब हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, व्हेन वी माउंट इंजन ऑन रियर, weight of the vehicle is on the rear axle. At the time of acceleration, front axle will lift and reduces the traction on the steering wheel. वही बात, क्योंकि जब हम एक्सेलरेट करेंगे तो ड्यू टू इनर्शिया वेट जो है वो फ्रंट से रियर की तरफ शिफ्ट होगा, आगे की तरफ रिड्यूस हो जाएगा और दैट विल रिजल्ट इन पुअर हैंडलिंग। ठीक है, देन माउंटिंग इंजन ऑन रियर अफेक्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब देखिए, जब हम बात करते हैं पूरे ओवरऑल व्हीकल की ना, तो व्हीकल के अंदर सारे जितने भी कंपोनेंट हैं सबका अपना इंडिविजुअल वेट है, ठीक है, और सबका अपना एक इंडिविजुअल सीजी है। तो जब हम इंजन की बात करते हैं तो इसमें सबसे हैवी कंपोनेंट जो होता है हमारे ऑटोमोबाइल में वो इंजन ही होता है, ठीक है। और इंजन का अगर वेट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब हम सारे कंपोनेंट्स को चेसिस पर माउंट करते हैं, फ्रेम पर माउंट करते हैं और एक हमारा एक्सटीरियर एनवेलप तैयार होता है, एक्सटीरियर एनवेलप मतलब ढांचा तैयार होता है व्हीकल का, तो हमें ये देखना होता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई कर रहा है, मतलब कहाँ पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्यों? क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि हमारे जो सपोर्ट है, सपोर्ट कहाँ पर है व्हीकल में। हमारा सपोर्ट क्या होता है, व्हील्स होते हैं, एक्सेल्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे फ्रंट एक्सेल या फ्रंट सपोर्ट पे और रियर सपोर्ट पे कितना डिफरेंस है वेट का, या वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है, क्या आगे ज़्यादा है या पीछे ज़्यादा है। जब हम रियर माउंट इंजन करते हैं और फ्रंट पे पावर ट्रांसमिट करते हैं तो हमारा वेट जो है वो पीछे की तरफ ज़्यादा होता है और ये हमारा जो है ग्रेविटी को भी अफेक्ट करता है। देन अगर हमारी ग्रेविटी को अफेक्ट करेगा तो हमारी स्टेबिलिटी और रोलिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज हो जाएगी व्हीकल की। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि 3 टर्म्स यहाँ पर आते हैं। पहला है रोलिंग, पहला है रोलिंग, फिर है पिचिंग, और तीसरा जो है वो होता है योइंग, ठीक है, योइंग। सपोज चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, 3 एक फिगर हम देखते हैं यहाँ पे। इस वाले व्हीकल में, ठीक है, ये हमारा एक व्हीकल है। तो हम 3 जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, रोलिंग, पिचिंग एंड योइंग, ये तीनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देखिए, सपोज कि मेरे व्हीकल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ इस बॉडी में कहीं लाई कर रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, और मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर डिज़ाइन किया। ये तीनों कौन है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब तीनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पर क्लैश कर रहे हैं। तो ये जो है ये हमारा क्या है, सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है जी। अब मान लीजिए अगर मेरा व्हीकल, ये हमारा
कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाला जो है ये है हमारा वाई एक्सिस, और ये जो ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में है वो है हमारा जेड एक्सिस। सपोज कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट मेरा अगर व्हीकल रोल कर रहा है, देखिए इसको ऐसे समझिए कि अगर मेरे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, तो ये मेरा एक्सिस जो है, ये सामने की तरफ जो उंगली पॉइंट कर रही है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अबाउट अगर व्हीकल टर्न कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह से, तो मेरा व्हीकल जो है वो ऐसे अगर रोल कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रोलिंग। इस एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर तो व्हीकल हमारा इस तरह से रोल करेगा, ठीक है। जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो हमारा व्हीकल जो है वो पीछे की तरफ वेट शिफ्ट होता है, जब ब्रेक लगाते हैं तो आगे की तरफ झुकता है, ठीक है। सो इस कंडीशन में जब हमारा व्हीकल को अगर मैं ऐसे देखूं, तो जब एक्सेलरेट करेंगे तो ये ऐसे रोल करेगा, ऐसे उठेगा आगे की तरफ, और जब हम ब्रेक लगाएंगे तो ये डाइव करेगा। तो रोलिंग जो है, रोटेशन किसके अबाउट है, वाई एक्सिस। तो ये जो लेटरल डायरेक्शन में एक्सिस है, इसको हम वाई एक्सिस बोल रहे हैं, और इसके अबाउट अगर एक्सिस रोटेशन है तो रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। उसको हम क्या बोल रहे हैं, पिचिंग, ठीक है। और उसके बाद जब हमारे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट व्हीकल, ये वाला जो ऊपर की वर्टिकल डायरेक्शन में जो पॉइंट आउट है, अगर इस डायरेक्शन के अबाउट हमारा व्हीकल रोल कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड योइंग। तो ये ऐसे अगर रोल कर रहा है तो, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड योइंग, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है जी। सो रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस रोलिंग, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस इज पिचिंग, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस इज योइंग। सो जब हम रोलिंग और पिचिंग की बात करते हैं तो ये हमारे हैंड कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि रोलिंग जो है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि रोलिंग जब हम टर्न लेते हैं जस्ट उसी वक्त आती है, तो रोलिंग जो है वो हम स्पीड को कम करके या लोड डिस्ट्रीब्यूशन को कम करके या फिर हम अच्छे स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन को यूज़ करके रोलिंग को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। पिचिंग क्या है? सडन एक्सीलरेशन, सडन ब्रेकिंग को अवॉइड करके हम पिचिंग को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन योइंग जो है वो हमारे डायनामिक्स पर डिपेंड करती है। किसके डायनामिक्स पर? टायर के डायनामिक्स पर। टायर के डायनामिक्स जो है वो हमारे वेट पर डिपेंड करते हैं कि आगे कितना लोड है, पीछे कितना लोड है, ठीक है। तो दैट इज योइंग। सो ये हमारा एक अनस्टेबल कंडीशन है जो कि हम अवॉइड करना चाहते हैं जब हमारा व्हीकल ब्रेक लगाए या फिर टर्न करे, ठीक है। तो योइंग जो है वो हमारा अनस्टेबल कंडीशन है। तो जब हम रियर माउंटेड व्हीकल्स, रियर माउंटेड और रियर व्हील ड्राइव यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ये यहाँ पे। सो जब हम रियर पे व्हीकल इंजन को माउंट करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब चेंज हो जाता है तो हमारी योइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाती है, योइंग की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो जब स्टेबिलिटी हमारी व्हीकल की खराब हो जाती है। तो ये रोल कैरेक्टरिस्टिक मतलब जब हमारा व्हीकल टर्न ले रहा हो तब, ठीक है। तो ये इस वजह से हम ये वाला जो है अवॉइड करते हैं कॉम्बिनेशन। देन रियर माउंट, रियर व्हील ड्राइव, इंजन हमारा पीछे लगा होता है, ठीक है, और पावर भी हम रियर में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे अब हमारे पास दोनों ऑप्शंस होते हैं कि हम इंजन को ट्रांसवर्सली माउंट कर सकें या लॉन्जिट्यूडनली माउंट कर सकें। सो नेसेसिटी ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हम पावर रियर व्हील पर ही ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम इंजन को फ्रंट में माउंट
करने की बजाय हम उसको रियर में माउंट कर देते हैं। तो यहाँ पे माउंट करने की वजह से हमें प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो नहीं रखना पड़ता, ठीक है, प्रोपेलर शाफ्ट हमें नहीं रखना पड़ता। और व्हेन द इंजन इज माउंटेड एडजेसेंट टू द ड्राइविंग एक्सेल, ठीक है, द इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, फाइनल ड्राइव फॉर्म अ सिंगल यूनिट इन दिस लेआउट। तो हमारा जो फाइनल ड्राइव है, डिफरेंशियल है, गियर बॉक्स है, ये सारी जो है वो एक सिंगल यूनिट बन जाती है, क्योंकि हमें पावर को किसी एक डिस्टेंस पे ट्रांसफ़र नहीं करना है, जस्ट ड्राइविंग एक्सेल तक ही ट्रांसफ़र करना है, तो एक सिंगल यूनिट बन जाती है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ओवरहंग डिस्टेंस, ओवरहंग डिस्टेंस मतलब जहाँ से हमारा इंजन माउंट है और जहाँ पे हमें पावर को ट्रांसफर करना है, बिटवीन द व्हील सेंटर एंड द फ्रंट साइड ऑफ द इंजन, जहाँ पे जो हमारा व्हील सेंटर मतलब जहाँ पे हमें पावर को ट्रांसफ़र करना है, ये इस व्हील पर भी ट्रांसफ़र करना है और इस व्हील पर भी ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड ओवरहंग डिस्टेंस of the engine. The final drive is generally placed between the clutch and the gearbox. The final drive, ये जो final drive है, अभी हम आगे वाले lectures में इसको discuss करेंगे. What is the final drive? So final drive is generally placed between the clutch and the gearbox. ठीक है जी, चलिए, जैसा हमने डिस्कस किया कि जब हम ऑल व्हील ड्राइव यूज कर रहे होते हैं तो हमारे दोनों एक्सेल जो हैं, दोनों एक्सेल मतलब फ्रंट एक्सेल और रियर एक्सेल दोनों हमारे लाइव एक्सेल होते हैं। ये भी लाइव एक्सेल, ये भी लाइव एक्सेल, ठीक है। और लाइव एक्सेल के साथ हमें जब कॉम्बिनेशन, अब देखो रियर माउंट का मतलब ये नहीं कि पीछे वाले एक्सेल पे हम एकदम पीछे की तरफ माउंट कर रहे हैं या फ्रंट वाले एक्सेल पे हम एकदम फ्रंट की तरफ माउंट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम फ्रंट माउंटेड की बात करेंगे तो फ्रंट माउंटेड में इंजन का जो लोकेशन है वो फ्रंट एक्सेल के क्लोज होगा, फ्रंट एक्सेल के क्लोज होगा, ठीक है। और रियर माउंटेड में रियर एक्सेल के क्लोज होगा। लेकिन जब हम फोर व्हील ड्राइव यूज करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि हम सेंट्रली इंजन को माउंट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमें दो प्रोपेलर शाफ्ट यूज करनी पड़ेगी, इंजन से पावर फ्रंट की तरफ ट्रांसफर करने के लिए, इंजन से पावर रियर की तरफ ट्रांसफर करने के लिए दो डिफरेंशियल यूज करने पड़ेंगे। डिफरेंशियल क्या कैसे काम करते हैं वो हम बोल ही चुके हैं कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक ट्रांसफर बॉक्स जो है वो हमें यूज़ करना पड़ता है जो कि इंजन से आने वाली पावर को गियर बॉक्स के थ्रू जो पावर आ रही है उसको ट्रांसफ़र करता है फ्रंट साइड पर और रियर साइड पर। सो हमें एक ट्रांसफ़र बॉक्स यूज़ करना पड़ता है और इस कंडीशन में हमें एक स्लिप जॉइंट भी यूज़ करना पड़ता है। स्लिप जॉइंट क्या करता है? स्लिप जॉइंट का पर्पज़ ये होता है कि हमारे प्रोपेलर शाफ्ट की लेंथ को अगर हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़े, जब हम ब्रेक लगाएंगे तो लेंथ कम होगी, जब एक्सेलरेट करेंगे तो लेंथ बढ़ेगी, तो वो स्लिप जॉइंट हमें अलाउ करता है हमें प्रोपेलर शाफ्ट की लेंथ को चेंज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक डिफरेंशियल पीछे, एक डिफरेंशियल आगे, इस तरह का अरेंजमेंट हमें करना होता है। तो जब हम फोर व्हील ड्राइव की बात करते हैं तो हमारे पास दो एक्स्ट्रा चीज़ें, दो एक्स्ट्रा अरेंजमेंट होते हैं, जिसे हम एक को बोलते हैं स्लिप जॉइंट और दूसरे को हम बोलते हैं ट्रांसफर बॉक्स। ट्रांसफर बॉक्स क्या करता है? इक्वली पावर को ट्रांसफर करता है फ्रंट व्हील और रियर, फ्रंट एक्सेल और रियर एक्सेल पे। तो दो कॉम्बिनेशन हमारे पास मिलते हैं यहाँ पे, एक है फ्रंट और एक रियर माउंटेड ऑल व्हील ड्राइव। पावर हमें ऑल व्हील ड्राइव पर मिल रही है, ठीक है। सो दीज आर द अरेंजमेंट जैसा हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। इसमें वो लाइन डायग्राम था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंशियल यहाँ पर है, एक डिफरेंशियल हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। फाइनल ड्राइव का पार्ट है, ठीक। उसके बाद ऑल व्हील ड्राइव क्लच, ठीक है, किस टाइम पर किस एक्सेल पर कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर ट्रांसमिशन, ये हमारा फ्रंट माउंटेड है, फ्रंट माउंटेड इंजन ऑल व्हील ड्राइव। फ्रंट माउंटेड इंजन मतलब इंजन जो है वो फ्रंट में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम जो है वो क्या क्या किसका एग्जांपल है? फ्रंट माउंटेड ऑल व्हील ड्राइव, ठीक है। बस
इतना ही हमारा चेंज होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रोपेलर शाफ्ट होगा, प्रोपेलर शाफ्ट के साथ एक स्लिप जॉइंट लगा होगा, ठीक है, और एक ट्रांसफ़र बॉक्स लगा होगा जो आगे और पीछे दोनों तरफ बराबर इक्वल अमाउंट में या एज पर द रिक्वायरमेंट हमारा जो पावर है उसको ट्रांसफ़र करे। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम this particular point of discussion. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.